नमस्कार दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फॉलो नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि आप तो मैनिफेस्टेशन के लिए सारी चीज़ें करते हो लेकिन आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। और फिर ये क्वेश्चन आने लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्यों काम नहीं करता, या फिर क्यों ये सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के लिए काम करता है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में एक लॉ है तो हर किसी के लिए ये सेम काम करना चाहिए जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करती है। तो ग्रेविटी जहाँ हर किसी के लिए सेम वर्क करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं करता? और जब ये नहीं वर्क करता हर किसी के लिए इक्वली, तो इसे लॉ कैसे कहा जाता है? अगर आपके माइंड में भी इस तरह के सवाल है या इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल है, तो ये वीडियो में आपको उसके आंसर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वाइब्रेशंस का खेल है। यानी आप भी एक वाइब्रेशन हो, मैं भी एक वाइब्रेशन हूँ। इस दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो एक वाइब्रेशन है। और जिस वाइब्रेशन मैच में आप होते हो, उस तरह की वाइब्रेशन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब ये सिर्फ धरती पे वर्क नहीं करता, धरती से बाहर भी, यानी पूरी यूनिवर्स में ये वर्क करता है। और इसका फ़ायदा आप तब तक अपनी लाइफ में नहीं उठा पाते हो जब तक आप एक्चुअल में वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को नहीं समझते हो। अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर हो और मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से देखते आए हो तो आपको पता होगा कि अलाइनमेंट क्या है। लेकिन अगर आप न्यू देख रहे हो इस वीडियो को, या अगर आप जानते हो कि अलाइनमेंट क्या है लेकिन समझ नहीं पाते हो, तो मैं इसको और क्लियरली आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम किसी वाइब्रेशन की जब हम बात करते हैं, तो मैं एक वाइब्रेशन हूँ, आप एक वाइब्रेशन है, दुनिया की हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन है और मेरी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। उसी तरीके से आपकी भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब वो फ्रीक्वेंसी जितनी है, जैसी है वो फ्रीक्वेंसी, उसी तरह की सिचुएशन, उसी तरह के लोग आपके अराउंड होते हैं। अब हम डिज़ायर्स की जब बात करते हैं तो हमारी डिज़ायर्स हमारी लाइफ में अगर नहीं मैनिफेस्ट होती है, तो इसका मतलब आप सिंपल इस तरीके से देख सकते हो कि आप अपने डिज़ायर को अपने आप से बहुत बड़ा मानते हो, जिसे हम एक तरीके से कहते हैं कि हमारे रेंज के बाहर है ये चीज़। तो जब आप अपने आप को इतना छोटा करके देखते हो और सामने वाले इंसान या चीज़ को बहुत बड़ा करके देखते हो, तो आपकी वाइब्रेशन का कभी भी मैच नहीं हो पाता उस चीज़ से या उस इंसान से। ऐसे में क्या होता है कि आप अपने आप को वाइब्रेशनली बहुत ज़्यादा छोटा कर लेते हो और अपने अराउंड उस पर्सन को या उस चीज़ को जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप बहुत बड़ा बना लेते हो। अब ये वाइब्रेशन का जो होता है ना, ये वाइब्रेशन का मिसमैच होता है। अब इस रीज़न की वजह से आपकी डिज़ायर्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ या किसी इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसकी वाइब्रेशन में आना होता है। यानी आपको उसको ऊपर उठाने की जगह आपको अपने आप को इतना वाइब्रेशनली लाना पड़ता है जहाँ पर आपका वाइब्रेशन मैच आपकी लाइफ में आए। अब हम अपने आप को वाइब्रेशनली मैच इसलिए नहीं कर पाते हैं। अब मैच का ही मतलब आप समझ लो अलाइनमेंट है या वाइब्रेशन है। हम सभी एक वाइब्रेशन है। और अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट उस वाइब्रेशन को हम बोलते हैं जहाँ पे हमारी डिज़ायर है। अगर हमारी डिज़ायर के साथ हमारी वाइब्रेशन मैच होती है तो हम वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में हैं। उसके अपोजिट हम रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर वाइब्रेशन का मिसमैच बोलते हैं। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो जॉब एक गवर्नमेंट जॉब है। वो जॉब का एक गैप है आपकी सोच को लेकर के, यानी वो जॉब जहाँ पे एग्जिस्ट करती है उस जॉब तक पहुँचना आपकी डिज़ायर है। लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस जगह पे क्या है? आप उस वाइब्रेशन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि ये जॉब पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, या ये जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है, या ये जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ता है और मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या जो भी है कि मैं बड़े शहर से नहीं हूँ, मैं इस शहर से हूँ जहाँ पर इतने लोग नहीं जा पाते हैं, या मेरी सिचुएशन ऐसी है, या मेरी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है। अब यहाँ पर आपकी स्टोरी कोई भी हो सकती है, आपकी वाइब्रेशन कोई भी हो सकती है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन जैसी भी हो, अगर वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपका उस डिज़ायर के साथ मैच नहीं है। आप अपने डिज़ायर के मिसमैच में हो, यानी आप अलाइन नहीं हो उस डिज़ायर के साथ। आप अभी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में फोकस्ड हो। आप इस बात पे फोकस्ड हो कि आप किस तरीके से उस जॉब तक नहीं पहुंच सकते। तो अब आपकी डिज़ायर एक तरफ हो गई आपकी गवर्नमेंट जॉब की, आपकी वाइब्रेशन एक तरफ हो गई इस तरीके की जहाँ पर आप स्टक फील करते हो अपने आप को लेकर के कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब जब आप अपने आप को ये फील करा देते हो, ये महसूस करा देते हो, या ये बिलीव करा देते हो कि ये आपकी रेंज से दूर है, तो आप बॉडी से, आप फिजिकली उस तरीके से रिएक्ट करने लगते हो कि आप उस चीज़ से और दूर होते चले जाते हो और ज़्यादा आप रीजंस ढूंढने लगते हो उससे दूर जाने के। इवन दो आप कॉन्शियसली चाहते हो कि वो डिज़ायर आपकी लाइफ में रियलिटी बने, वो डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इस तरीके की होती है वहाँ पर कि आपके एक्शंस उससे मैच नहीं करते। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन जो थॉट्स का माइंडसेट आपका होता है, जो पैटर्न आपका होता है, वो आपको पढ़ाई करने नहीं देता। या फिर अगर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो और पढ़ाई को लेकर के आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल आप जितना भी पढ़ लो उस जगह पर आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हो किसी सेवरल रीजंस की वजह से।
कभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कभी एग्ज़ाम में लेट हो गया, कभी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी सब कुछ याद रहते हुए भी आप एग्ज़ाम में सारी चीज़ें भूल गए। तो इस तरीके की चीज़ें आपके अराउंड होती है। अगर आप एक तो सिचुएशन आती है जहाँ पर आप पढ़ ही नहीं पाते हो, और दूसरी तरफ ऐसी भी सिचुएशन आती है कि अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में और पढ़ाई को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और रीज़न आ जाता है जहाँ पर जिसकी वजह से आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हो, और फिर जो फेलियर आपको मिलता है उस जगह पे, वो फेलियर आपके बिलीफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस जगह पर आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, आप अपने प्लैनेट्स को कोसने लगते हो कि किसी तरीके से कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है या कोई भी ब्लॉकेज है। बेसिकली किसी भी तरह का ब्लॉकेज आपके माइंड में जब आता है कि ये रीज़न है मेरी डिज़ायर्ड जॉब मेरी लाइफ में ना होने का, तो एक्चुअल में वो रीज़न आपके माइंड में जो चल रहा है वो रीज़न नहीं है, वो आपकी वाइब्रेशन का मिसमैच है। आप उस वाइब्रेशन में अलाइंड हो, इसीलिए आपको वो चीज़ें मिल रही है जो आप नहीं चाहते हो, जबकि आप जो चाहते हो वो आपकी डिज़ायर का ही और ही है। अगर आप उस वाइब्रेशन के साथ मैच होना चाहते हो जहाँ पर आपकी डिज़ायर है, तो आप जिस करंट वाइब्रेशन में जी रहे हो, आपको इस वाइब्रेशन को छोड़ना होगा। भले ही आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते इस सिचुएशन पे चलेगा, लेकिन अगर आप इसी तरह की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहोगे तो आपकी लाइफ में यही चीज़ रियलिटी में मैनिफेस्ट होती रहेगी। अब इसी जगह पे ये बात आती है ना कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि सोचो और तुम्हें मिल जाएगा, बस सोचने से तुम्हें मिल जाएगा, तो हम तो इतना सोचते हैं, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिलती? तो अब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ कि मैं एक्चुअल में किस वाइब्रेशन में हूँ, मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ या करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, अपने सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, या वो जॉब मुझे मिल जाएगी तो मैं कैसा फील करूँगा या मेरे पास क्या होगा, इस बात पे फोकस करता हूँ, या मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करता हूँ कि किस रीज़न की वजह से इस गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाया किसी रीज़न से। तो इस जगह पे आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपकी एक्चुअल वाइब्रेशन है और वही आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करोगे हमेशा, अगर आप उस वाइब्रेशन में कंटिन्यू रहते हो तो। अब इसके लिए अपने अंदर ऑनेस्टी जरूरी है, इस बात को समझने के लिए कि मैं एक्चुअल में किस वाइब्रेशन में हूँ, क्योंकि कई बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं नेगेटिव फील कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर के। उनको बस लगता है कि मैं तो पॉजिटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मैंने इतनी टेक्निक कर ली, ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा वर्क कर रहा है, आपको आपकी वाइब्रेशन का मैच हमेशा मिल रहा है, बस आपको समझने की देरी है कि आप किस वाइब्रेशन मैच में हो। और 100% आपका वाइब्रेशन मैच हमेशा वहीं आपको मिलेगा जहाँ पे आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो रही है रियलिटी में, चाहे आप दूर जा रहे हो डिज़ायर से, चाहे आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोनों में ही देखोगे, एक तरफ आप अलाइंड होंगे, दूसरी तरफ आप दूसरी जगह के मिसमैच में होंगे, यानी आप जो चाह रहे होंगे उसके अपोजिट सोच रहे होंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करो, ना कि उसके अपोजिट। तो क्योंकि ये वाइब्रेशन का खेल है तो आपको वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा, और वाइब्रेशनली इसके देखा जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, यानी मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसी से आप कर पाओगे, जबकि हर किसी का बिलीफ जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हमारी कंट्रीज़ कई बार डिफरेंट होती है, स्टेट कई बार डिफरेंट होता है, रिलीजन कल्चर डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से हमारे बिलीव्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अब जिस पर्सन की लाइफ में या उसकी फैमिली में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब ही करते हुए आए हैं, तो वाइब्रेशनली उस पर्सन की अलाइनमेंट गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अच्छी ही रहेगी, क्योंकि उसको पता रहेगा कि उसकी फैमिली में वैसे मेंबर्स हैं जिनकी पहचान इतनी है या जिनकी नॉलेज इतनी है कि वो सारा कुछ जानते हैं कि इस जॉब तक आपको कैसे पहुंचना होता है, तो उनके लिए ये चीज़ फिर भी इजी होती है। इसीलिए हम मोस्टली सभी फैमिलीज़ में देखते हैं कि जिनकी फैमिली में कोई एक डॉक्टर होता है तो मोस्टली उनके हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर ही होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बच्चे भी डॉक्टर ही बनते हैं और डॉक्टर से ही शादी करते हैं। तो ये पैटर्न उनका एक तरीके से चलता है जिसको हम फैमिली की तरह देखते हैं। सेलिब्रिटीज़ में भी ये चीज़ होती है, जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में जैसे हम नेपोटिज्म की बात करते हैं। अब लेकिन एक्चुअल में नेपोटिज्म वाली बात को तो साइड में रखो, एक्चुअल में आप वाइब्रेशन की तरीके से समझने की कोशिश करो यहाँ पे, कि जिनके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी बॉलीवुड में हैं, उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारे लिए ये जो लाइन है ये बहुत इजी है, या अगर उनकी फैमिली में सुपरस्टार्स है तो उनको पता होता है कि उनके लिए सुपरस्टार बनना बहुत आसान है। वो उसी तरीके की लाइफस्टाइल हमेशा देखते हुए आए हैं, उसी तरीके के दोस्त उनके फैमिली में होते हैं जो सभी उसी वाली लाइन में जुड़े हुए हैं, तो उसी तरीके से उनकी वाइब्रेशन का मैच होता है, जहाँ पर वो भी इस बात को जानते हैं कि एज अ इनसाइडर उनको ये प्रॉफिट है, वो ये जानते हैं कि वो इस चीज़ को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब इस जगह पर अगर ऐसा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज़ को ब्रेक करके कोई दूसरा इंसान उस जगह पे जगह नहीं बना सकता, वो बिल्कुल बना सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइडर्स जो होते हैं वो इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं इस करियर में, क्योंकि वो हमेशा एक आइडेंटिटी के साथ चलते हैं कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे इस जगह पे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जैसे स्टार किड्स को मिलती है।
बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो इस पैटर्न को ब्रेक कर पाते हैं, और फिर जब वो इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं तो उनकी सक्सेस स्टार किड्स से कहीं ज़्यादा होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार किड्स को लेकर के भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। किसी किसी की फैमिली में ऐसा होता है ना कि उनके फादर या उनकी मदर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े सुपरस्टार रहे हैं, तो उनके बच्चे के ऊपर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है अपने माँ बाप के नाम को रिस्पेक्ट के साथ आगे लेकर के जाने का। तो उनके माइंड में ये डर होता है कि मैं किसी तरीके से उनसे पीछे हो जाऊंगा, या उनसे मेरा नाम जब कंपेयर किया जाएगा तो मैं उस तरीके से मैच नहीं कर पाऊंगा। तो फिर ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार किड जो अपने फादर या अपने मदर को एज अ बहुत बड़ा सुपरस्टार देखता है, जिसको दुनिया सुपरस्टार देखती है, उसके लेवल को देख करके कि वो इतना ऊपर है और मैं इतना नीचे हूँ, इस वाइब्रेशन मिसमैच की वजह से वो अपने आप को फेल कर लेता है उस जगह पे। तो वाइब्रेशंस हमेशा इसी तरीके से काम करती है। ये यहाँ पर कहीं पर देखा जाए तो किस्मत की बात नहीं होती, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इस चीज़ को। लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखें और किस्मत की ही बात को अगर ले करके देखें, तो बहुत से ऐसे आउटसाइडर्स हैं जो बॉलीवुड में अपना बहुत बड़ा नाम बनाए हैं, और उसके बावजूद जब उनसे बात की जाती है इस बारे में कि आप कैसे सक्सेसफुल हुए, तो वो अपनी डेस्टिनी को बहुत बड़ा पार्ट बताते हैं उस चीज़ का। जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार को मैंने काफ़ी बार ये बात बोलते हुए सुना है कि मेरे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी मेरी किस्मत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को मैंने देखा है, मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग में लोगों को मैंने देखा है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि हाँ, अक्षय सर एक ऐसे पर्सन है जो अपनी किस्मत को एक अच्छी किस्मत माने हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि अक्षय की फिर इतनी फिल्में फ्लॉप क्यों होती है। अब उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं जितना उनको समझता हूँ उनके इंटरव्यूज से या उनकी बातों से, तो मैं जब से उनको फॉलो करते आया हूँ, उनकी लाइफ में उनके फ्लॉप्स ही ज़्यादा है हिट से। यानी लोग आज के उनके फ्लॉप्स की बात करते हैं कि 2020 के बाद उनकी इतनी फ्लॉप मूवीज लगातार आई है, लेकिन वो 1997 की बात करते हैं जहाँ पर उन्होंने एक साल में बैक टू बैक 17 फ्लॉप्स दी थी। और 17 फ्लॉप्स के बाद तो अगर आप एक दो फ्लॉप भी अगर कोई देता है एक्टर, तो उसको काम से ही निकाल दिया जाता है, उसको कभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलता ही नहीं है। लेकिन अक्षय सर को अगर देखा जाए तो 17 बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी उनको काम मिला। तो वो काम उनको कैसे मिला, तो स्टार्टिंग में ही ये बात उन्होंने बताई थी खुद से ही कि मैं प्रोड्यूसर की सुनता हूँ, प्रोड्यूसर जिस तरीके से बोलेगा मैं उस तरीके से काम करता हूँ, वो मुझे बोलेंगे इतने दिनों में मूवी कंप्लीट कर दो, मैं कर दूंगा। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च प्रोड्यूसर का नहीं होता है जब अक्षय कुमार उनकी मूवी में होते हैं। उनको पता होता है कि अक्षय कुमार एक ऐसे पर्सन है जिनके टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, और टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मूवीज़ के हिट या फ्लॉप होने में। अगर आप मूवीज़ का बैकग्राउंड देखो तो ऐसी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ है जो फ्लॉप है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी हिट है। तो स्टार्टिंग में ही ये बात उन्होंने बोली थी कि मेरे पास काम हमेशा इसीलिए रहा है क्योंकि मैंने हमेशा प्रोड्यूसर की बात मानी है। तो उनका फोकस जो था वो स्टार्टिंग से इस बात पे नहीं था कि मेरी मूवीज़ फ्लॉप हो रही है। उनको बस इतना पता था कि अगर मैं अपने काम को डिसिप्लिन के साथ लेकर के चलता हूँ और अपने काम में अपना 100% देता हूँ, तो मुझे मेरी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मिलेंगी। तो उस समय जब वो एक यंग एक्टर होते थे, नए नए बॉलीवुड में आए थे, उसके बावजूद भी 17 बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी उनके पास इतना काम रहा, और आज तक है, जहाँ पर इन 30-35 सालों में उन्होंने 150 से ज़्यादा मूवीज़ की है। जहाँ पर ये देखने में मिलता है कि हाँ, उनका फोकस फ्लॉप्स पे जरूर होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनका फोकस इस बात पे होता है कि मेरा काम मुझे कैसे मिलना चाहिए, मुझे मेरे काम में हमेशा कैसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने काम में कैसे अपना 100% देना है, क्योंकि एट दी एंड मुझे सर्वाइव करना है बॉलीवुड में। तो जो मुझे मूवीज़ मिलेगी मैं करूँगा। और एक तरीके से ऐसा भी होता है ना, जब इतने लोग आपको टारगेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट पे वो चीज़ें इफेक्ट करती है। तो बस यही कई बार उनका रीज़न बन जाता है मूवीज़ के ना चलने का। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनके पास में हमेशा काम रहा है, वो हमेशा ही बॉलीवुड के हाईएस्ट टैक्स पेयर में रहे हैं, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी हमेशा से बहुत अच्छी रही है। तो क्योंकि इस तरीके से मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज सुने और उनको काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, यानी एक फ़ैन के तौर पे जैसा आप बोलते हो ना कि किसी चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो, तो उस तरीके से मैंने उनको सुना है। तो इसीलिए उसके हिसाब से मैं उनको एनालाइज कर पाता हूँ उनके थॉट्स को। उसी तरीके से अगर आपके अराउंड भी कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप बहुत एडमायर करते हो, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, अगर मोस्टली आप उनके थॉट्स को समझते हो तो आप उनकी रियलिटी का पता लगा सकते हो कि उनकी रियलिटी अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है। ठीक उसी तरीके से आपकी भी अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है। तो आपको इस तरीके से एनालाइज जरूर करना चाहिए। अब्राहम कहती है कि ऑब्जर्वेशन मत करो, लेकिन एक बार जब आप वाइब्रेशन समझ जाते हो ना, तब ऑब्जर्वेशन मत करो। लेकिन जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीफ आपको बनाना है, उस वक्त आपको ये वाइब्रेशन जरूरी होती है, उस वक्त ये ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है, ताकि अपने अराउंड लोगों को आप देख करके समझ सको, एनालाइज कर सको, इवन खुद को भी कि आप कैसा सोचते हो, आपके अराउंड लोग कैसा सोचते हैं और उनकी रियलिटीज किस तरीके की है। तो यहाँ पे आपको हमेशा वाइब्रेशन का मैच और मिसमैच मिलेगा, जहाँ पर आप समझ पाओगे
कि रियलिटीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किस तरीके से क्रिएट होती है। अब हम आते हैं डिफरेंट बिलीव्स वाले लोगों पे। जिस तरीके के लोगों के बिलीव्स होते हैं उस तरीके से रहते हुए आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। यानी कई लोगों की फैमिली ऐसी होती है कि वो एस्ट्रोलॉजर से हमेशा कंसल्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बिना उनकी लाइफ में कोई चीज आगे नहीं बढ़ती। यानी ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। किसी किसी की लाइफ का ये या किसी किसी की फैमिली का ये जनरेशन होता है, यानी उसी तरीके से उनकी पूरी लाइफ चलते हुए आई है, उनकी पूरी फैमिली इसी तरीके को मानती हुई आई है। तो इसीलिए जो उनकी आज की रियलिटी है, आज की जो जनरेशन की रियलिटी है, वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करती है। अब कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब कहता है कि आपके थॉट से ही आप चेंज कर सकते हो, तो फिर लोगों को लगता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, जबकि जरूरी नहीं है कि आप उसे छोड़ो। वो आपके ऊपर है, वो आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं है इस जगह पे। क्योंकि अगर आप छोड़ते भी हो तो आपको बहुत सारे माइंडसेट में अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हो और उसके थ्रू आपको आपकी लाइफ के आंसर मिलते हैं और उस पर आप स्ट्रांगली बिलीव भी करते हो, तो आपको कुछ कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कि आपके प्लैनेट्स इस दिशा में चल रहे हैं, या इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, या आने वाले टाइम में होने वाली है, इसके ये उपाय है। बस मैं ये कहता हूँ कि आप उसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से समझो, ताकि आप चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाओ। जब आप उपाय की बात करते हो एस्ट्रोलॉजी में, तो वो एक्चुअल में एक सॉल्यूशन की बात हो रही होती है कि आपका प्लैनेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप इस वाली वाइब्रेशन में हो, यानी आपके ऊपर मंगल भारी है। अब मंगल भारी वाले जो रिएक्शंस है वो आपकी लाइफ में हो रहे हैं। अब वो अगर आपकी लाइफ में भारी हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी कुछ रियलिटी बन रही है, अच्छी भी और बुरी भी। अब अच्छी वाली जो चीज़ है वो तो आपको आपकी लाइफ में एक बेटर वे में लेकर के जाएगी, लेकिन जो बुरी है वो कहीं ना कहीं आपको डराएगी। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन दिया जाता है कि ये उपाय है, इससे आप इस चीज़ को शांत कर सकते हो या इसके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। अब यहाँ पे भी देखोगे ना, वाइब्रेशन का मैच और मिसमैच आपको समझ में आ जाएगा कि प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स का कुछ इफेक्ट है आपकी लाइफ में। आपका फोकस क्या है? आपका फोकस आपकी डिजायर को छोड़ करके कि मंगल आपकी लाइफ में अगर भारी है तो उसके पॉजिटिव साइड को छोड़ करके आप उसके नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फोकस्ड होते हो, इस बात को लेकर के कि मंगल भारी होने की वजह से मेरी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? मंगल भारी है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपका फोकस इस बात पे जा रहा है कि मंगल भारी है मेरे ऊपर, इसकी वजह से ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है, और इस चीज़ पे जहाँ पे आपका फोकस जा रहा है ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो अब आप प्लैनेट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो अपनी लय में ही चलेंगे। अब आपके पास चॉइस है कि आप अपने फोकस को चेंज कर सकते हो, या तो इस जगह पर आप अपने फोकस को चेंज करोगे और मंगल के पॉजिटिव साइड पे देखोगे कि मंगल का भारी होना आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरी चीज़ें लाता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लाता है। लेकिन मंगल का नाम या शनि का नाम, इनका नाम सुनते ही लोग डरते हैं सबसे ज़्यादा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि एक्चुअल जो रियल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो कभी भी आपको डराएंगे नहीं। वो आपको पहले यही बताएंगे कि अगर आपकी लाइफ में शनि की 7.5 है ना, तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती, क्योंकि शनि की डायरेक्ट दृष्टि आपके ऊपर है। अब आपके ऊपर है, अगर वो बेसिकली कर्मा की बात करते हैं तो आपको बताएंगे कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपकी लाइफ में अच्छा ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अगर आपने कुछ पास्ट में कांड किए हैं तो आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या किया है, तो उसका डर बैठ जाता है हमारे माइंड में कि अब मैंने ऐसा किया है तो मेरा कर्म अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है। फिर बुरा होता है क्योंकि उस फोकस की वजह से एक्चुअल में होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इस यूनिवर्स की हर चीज में लाई करती है। अब आप दोनों से बच नहीं सकते, दोनों ही आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहता है। आप जिसको एक बैड कर्मा की तरह देखते हो, जो आपने लाइफ में किया, जिसका लेकर के आपको गिल्ट है आज की डेट में, आप पूरी तरह से उस बैड कर्मा पे फोकस्ड हो, उस बुरे कर्म पे आप पूरी तरह से फोकस्ड हो, जबकि आपको खुद नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें भी की है। तो अगर कर्मा के ही बेसिस पे आप इस चीज को देख रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपने बुरे किए हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे कर्म भी है, और वो डिसाइड करने वाले शनि देव है, कोई और नहीं। तो उनके साथ अगर मेरा कनेक्शन होता है तो वो संभाल लेंगे इस चीज़ को। मुझे इस बारे में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को और बेटर बनाते रहना है। तो यहाँ पर जब हम फोकस की बात करते हैं तो ये फोकस जो होता है ये आपके उपाय से भी चेंज होता है। जैसे कहा जाता है कि शनि मंत्र आप यूज़ करो, या फिर पीपल के पेड़ पे आप दिया जलाओ, और ऐसा जब आप करते हो तो ये करने से क्या होगा कि आपका ध्यान आपकी प्रॉब्लम से हटेगा, आपका ध्यान इस बात पे जाएगा कि आप शनि जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, मतलब वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो अगर आप उस जगह पर डरते नहीं हो और उन पे विश्वास करते हो तो उस जगह पे वो जो प्रॉब्लम आ रही होती है आपकी शनि की 7.5 की वजह से, तो वो प्रभाव उसका आपकी लाइफ में कम होने लगता है। और ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग है, अगर आप इस तरीके से सोचो तो आप डेफिनेटली खुद ही समझ पाओगे इस जगह पे कि एट द एंड आप क्या कर रहे हो। आप चाहे अपने आप को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस डाल रहे हो या आप कोई उपाय कर रहे हो, ध्यान आपका उसके नेगेटिव पॉइंट से उठ करके एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस दे रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
इससे मेरी लाइफ में ये चेंज आएगा। तो जब आप ये चेंज के लिए इस चीज़ को करते हो और जब कंटिन्यूअसली इस चीज़ पे आपका फोकस रहता है तो आपका ध्यान नेचुरली उस अनवांटेड चीज़ से, उस अनवांटेड परेशानी से हटने लगता है। तो जब उस जगह से आपका फोकस हटता है तो आपकी रेजिस्टेंस उस जगह से घटती है, तो आप वाइब्रेशनली मैच करते हो। जैसे मिसमैच क्या था, मिसमैच ये था कि 7:30 से आप डरे हुए हो। उसको हटाने के लिए आपने क्या किया, या तो आपने कोई उपाय किया, या तो आपने ये देखा कि अगर सनी 7:30 आपकी लाइफ में कुछ बुरा लेकर के आती है तो बहुत कुछ अच्छा भी लेकर के आती है। तो अगर आप वहाँ भी फोकस करते हो तो भी आपकी लाइफ में वो चेंज आता है। अगर आप कर्मा की भी बात करते हो कि अगर मैंने बुरे किए हैं तो अच्छे भी बहुत सारे किए हैं, तो अगर आप इस पे भी फोकस करते हो तो आपके बुरे कर्मों का जो डर होता है आपके अंदर से वो निकलना शुरू होता है। जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हो कि एट द एंड जो जज करने वाले हैं वो शनि देव है, कोई और नहीं, तो जब आप ये समझते हो तो डर आपके अंदर से खत्म होता है। जब डर खत्म होता है तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ होते हो, आप दिल से जुड़ते हो उनके साथ। फिर जब आपकी लाइफ में रियलिटी चेंज होती है तो एक बेटर वे में होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाइब्रेशन ही सब कुछ है, और जब तक आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज नहीं करते, वाइब्रेशन के अलाइनमेंट में जब तक आप नहीं आते, तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी रत्ती भर भी चेंज नहीं आएगा। अब आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट से जोड़ करके देख लो, अलाइनमेंट के बिना कोई भी चीज़ कभी पॉसिबल नहीं होती। अब केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अब मुझे साइंस उतने अच्छे से नहीं आती, तो अगर मैं आपको कुछ बोलूँ कि आपको कोई चीज़ बनानी है, मान लो आपको कोई CO2 बनाना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनाना है, तो उसके कुछ फार्मूलाज होते होंगे जो मुझे नहीं याद है, मैंने पढ़े हैं लेकिन याद बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए 2 चीज़ें उसमें आपको मिलानी है, तो 2 एक्यूरेट चीज़ें मिलानी पड़ेंगी आपको, तब जा करके वो CO2 बनेगा, अदरवाइज वो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे हम कार्टून्स में देखते थे कि गलत रिएक्शन मिला है और वो फूट गया। या कलर कॉम्बिनेशन को भी अगर हम देखते हैं, अगर आपको ऑरेंज कलर बनाना है और आपके पास ऑरेंज कलर नहीं है, तो आप ऑरेंज कलर बनाने के लिए पहले रेड कलर को रखोगे, रेड कलर के ऊपर आप फिर अपने येलो कलर को मिक्स कर दोगे, तो रेड और येलो जब वापस में मिक्स होते हैं तो वो दोनों मिलकर के ऑरेंज बनते हैं। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे रेड और ब्लू मिला दो और ये एक्सपेक्ट करो कि रेड और ब्लू मिलाने से मुझे मेरी लाइफ में ऑरेंज कलर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तब ये देखोगे ये वाइब्रेशन का मिक्स मैच है कि अगर आप ऑरेंज चाहते हो कलर, तो रेड में आपको येलो ही मिलाना पड़ेगा, तभी ऑरेंज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप कोई भी कलर मिला लो, कितना भी अच्छा कलर मिला लो। तो इसी तरीके का वाइब्रेशन मैच आप साइंस में भी देख लिया, आपने एस्ट्रोलॉजी में भी देख लिया, आप टैरो रीडिंग में भी आप इसके एग्जाम्पल को देख लो कि मान लीजिए आप अपने आंसर्स टैरो में देखना पसंद करते हो और टैरो रीडिंग से आपको आपके आंसर्स मिलते हैं, तो जब आप बहुत डरे हुए होते हो किसी चीज़ को लेकर के और उस वाली वाइब्रेशन में अगर आप किसी टैरो रीडिंग को देखते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हमेशा नेगेटिव कार्ड्स मिलेंगे। और नेगेटिव कार्ड्स इसलिए नहीं मिलेंगे कि सामने वाला जो टैरो रीडिंग आपके लिए कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि इस जगह पे ऐसा है कि आप जिस वाइब्रेशन में हो उसी तरह के इंसान पे आप पहुंचोगे, उसी तरह के कार्ड्स तक आप पहुंचोगे। वो कार्ड्स को शफल करके जब आपके अराउंड स्प्रेड करेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें से क्या निकलने वाला है कहीं ना कहीं। तो जब आप बहुत वाइब्रेशनली नेगेटिव होते हो तो आपके कार्ड्स भी उसी तरह के आते हैं। तो कई बार आपको लगने लगता है कि ये कार्ड्स फाइनल आंसर है, जबकि वो आपके करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स का फाइनल आंसर है, ना कि आपकी रियलिटी का। तो जब आपके थॉट्स और फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, सरेंडर वाले मोड में होते हैं, तो एक्चुअल आंसर कई बार आपको उस समय मिलते हैं कि जब आपके लाइफ में उस चीज़ को लेकर के कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप परेशान नहीं हो, तो आपके कार्ड्स भी अच्छे निकलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी अच्छे टैरो रीडर से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो खुद ही आपको बता देंगे कि आप जिस वाइब्रेशन में होते हो उसी तरीके का कार्ड आपको निकलता है, तभी तो आप उसका मैसेज अपनी लाइफ में रिलेट कर पाते हो। तो इसी तरीके से आप लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी चीज़ों को जोड़ करके देख लो। मैथ्स में भी इस चीज़ को देख लो कि 2 और 2 जोड़ोगे तभी 4 बनेगा, 2 और 3 में आप 5 बना सकते हो, 4 नहीं बना सकते। तो गलत 2 और 2 भी नहीं है, 2 और 3 भी नहीं है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि 2 और 3 मिलाने से 5 बनता है, 2 और 2 मिलाने से 4 बनता है। प्लस की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई की नहीं। तो यहाँ पर आप ये जिद नहीं पकड़ सकते कि मुझे 2 + 3 करके 4 बनाना है, वो 2 + 3 5 ही होगा। तो वही आपकी वाइब्रेशन है कि कई बार आपकी वाइब्रेशन गलत नहीं होती है, बस आप उस वाइब्रेशन में नहीं होते हो जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में। और इस जगह पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आपको पता चल जाती है ये सारी वाइब्रेशन वाली बातें कि आपको आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करना है, तब आपको वो चीज़ मिलेगी आपकी लाइफ में। तो सबसे बड़ी गलती उस वक्त जो होती है मैक्सिमम लोगों की, वो ये होती है कि वो अपने डिज़ायर के साथ मैच होने की कोशिश कर रहे होते हो। तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे होते हो तो ये चीज़ हर किसी के लिए वर्क नहीं करती, यानी करती है वर्क, हर किसी के लिए नहीं करती है। कि किसी स्पेसिफिक टेक्निक का आप यूज़ करते हो जिस जगह पे, या किसी स्पेसिफिक प्रोसेस का यूज़ करते हो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो उससे आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, उसके मैच में आकर के आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब आप उस वाइब्रेशन में आ करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर भी लो तो वो वापस रिवर्स भी हो जाती है।
जबकि आपका एक्चुअल वर्क ये होना चाहिए कि मुझे अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, मुझे हमेशा अलाइनमेंट में रहना है। और जब आप अलाइनमेंट में रहोगे तो आपकी डिज़ायर का मैच आपकी लाइफ में रियलिटी में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब गलती यही होती है कि आपको अपने पर्सन के साथ अपने आप को वाइब्रेशनली मैच नहीं करना है, आपको अपने इनर बीइंग के साथ अपने आप को वाइब्रेशनली मैच करना है। जब आप अपने आप को अपने इनर बीइंग के साथ वाइब्रेशनली मैच करते हो तो वही रिलेशन जो आपका बहुत बिगड़ा होता है बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप चाहते हो, या फिर ऐसा होता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में से पूरी तरह से चला जाता है अगर आप चाहते हो। ये समझना जरूरी है कि एट द एंड ये आपकी डिज़ायर पे डिपेंड करता है। यानी इस तरीके से नहीं होता है कि आप वाइब्रेशनली अपने आप को ऊपर करते जाओ और वो पर्सन आपकी लाइफ में से चला जाए और आप चाहते हो उस पर्सन को कि वो आपकी लाइफ में है और वो आपकी लाइफ में नहीं है। वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में ऐसा कभी नहीं होता है। अलाइनमेंट में होने से आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो। तो इसीलिए कहते हैं डिज़ायर स्पेसिफिक हो करके नहीं, सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करो। मेडिटेशन भी करते हो, सरेंडर के साथ करो। स्पेसिफिक चीज़ों की मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा बेटर होता है कि अपनी वाइब्रेशन पे फोकस करो, क्योंकि जब वो बढ़ेगी तो आपकी जो डिज़ायर जो आप चाहते हो वो तो मैनिफेस्ट होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी आपकी लाइफ में जो डे टू डे बेसिस पे होगा वो भी बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस जगह पे टाइम देना पड़ता है। आप इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इमीडिएटली मेरी रियलिटी चेंज हो जाए, क्योंकि थॉट्स का जो पैटर्न होता है वो सालों से चल रहा होता है। तो सालों से चल रहे पैटर्न को आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाते हो, आपको टाइम देना पड़ता है उस पैटर्न को ब्रेक होने में। और कितना टाइम लगेगा इस चीज़ से, जब आप हट करके उस प्रोसेस पे जाते हो जो आपकी वाइब्रेशन को बेटर करे या आपके पुराने पैटर्न को ब्रेक करे, और जितना टाइम वो ले वो आप देने को रेडी होते हो, तब चीज़ें जल्दी चेंज होती है। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से चलते हो अपनी लाइफ में तो आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहोगे हमेशा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस जगह पे आप बिलीव भी कर पाओगे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हमेशा वही देता है जिस वाइब्रेशन मैच में आप हो। और इस तरीके से जब आप चलोगे तब आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में कभी नहीं लाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए इक्वली काम नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।